डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बांदा को सीएम योगी ने दी 710 करोड़ रुपए से अधिक की कुल 229 विकास परियोजनाओं की सौगात। इस दौरान सीएम योगी ने विरासत के अपमान और तुष्टीकरण पर साधा निशाना। कहा, सपा ने कब्रिस्तान बनाया, बीजेपी ने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम। अखिलेश यादव के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पर बीजेपी ने साधा निशाना। भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा, राम मंदिर का विरोध करने वाले चुनाव नजदीक देखकर सनातनी होने का कर रहे ठोक। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध बुद्धेश्वर मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला। बेशकीमती घंटे चोरी कर रहा था मंदिर का सेवादार। झोले में दर्जनों घंटी भरकर ले जाता हुआ पकड़ा गया सेवादार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 710 करोड़ रुपए से अधिक की कुल 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके बुंदेलखंड की बेहतरीन कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए वर्ष 2017 से पहले की कानून व्यवस्था और बदहाली की तुलना आज के बदलते उत्तर प्रदेश से की है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से अपराधियों और माफियाओं को सीधे मंच से चेतावनी दी है। उन्होंने डबल इंजन सरकार की नीतियों को बिना किसी भेदभाव और तुष्टीकरण के धरातल पर उतारने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 साल पहले के बांदा और आज के बांदा में जमीन आसमान का परिवर्तन दिखाई पड़ता है। एक समय था जब पलायन और प्यास ही बुंदेलखंड की मुख्य पहचान बन चुकी थी। यहाँ कनेक्टिविटी, सिंचाई और पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण नौजवानों को पलायन करना पड़ता था और हमारी बेटियां पूरी तरह असुरक्षित थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के देश की बागडोर संभालने के बाद यहाँ विकास की एक नई आशा की किरण जगी है। सीएम योगी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जिसको भी प्रदेश की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई थी, वही लोग पूरे प्रदेश को लूटने में व्यस्त थे। उस समय गरीबों के लिए ना तो मुफ्त अन्न की व्यवस्था थी, ना उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता था और ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना थी। आज यह डबल इंजन की सरकार जो किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं करती और ना ही तुष्टीकरण की नीति पर चलती है। विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म को कोसना तथा उसका अपमान करना ही अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया है। बीजेपी सरकार आई तो जनता का पैसा मंदिरों के विकास और धामों के सौंदर्यीकरण में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सपा की सरकार में यही पैसा कब्रिस्तान बनाने में जाता था। सपा के लोगों को कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम का लगातार विरोध करते हैं। बुंदेलखंड के पीछे यहां का पिछड़ापन यहां के पलायन का कारण बना था। यहां के नाम पर पिछड़ापन इसका पर्याय था। पलायन और प्यास बुंदेलखंड की पहचान बन गई थी। बुंदेलखंड में कई भूमाफिया, कई खनन माफिया, कई लैंड माफिया, कई सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर डकैतों का आतंक इस कदर छाया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। बहनों और भाइयों, ये पाठा का क्षेत्र डकैतों के फिरौती और वसूली का माध्यम बन गया था। न कनेक्टिविटी थी, न पेयजल की सुविधा थी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पर अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने अखिलेश यादव को ढोंगी सनातनी करार दिया है। आलोक अवस्थी ने कहा कि सनातन धर्म का लगातार अपमान करने वाले, श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले, निर्दोष राम भक्तों की हत्या करने वाले, श्री राम चरितमानस को फड़वा कर जलवाने वाले
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन नहीं करने वाले और अपनी पार्टी के लोगों को दर्शन से रोकने वाले, श्री राम का मंदिर ना बन पाए उसके लिए सारी ताकत लगाने वाले और परम पूज्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को तुष्टिकरण की पराकाष्ठा में अंधे होकर वाराणसी की सड़कों पर पिटवाने वाली पार्टी के अध्यक्ष आज चुनाव नजदीक देखकर परम पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में बैठने का ढोंग कर रहे हैं। जो पार्टी सनातन विरोधी रही हो, जिसने राम भक्तों की हत्याएं करी हो, जिस पार्टी ने रामचरितमानस पे जलाए जाने के लिए चुप्पी साध रखी हो, जिस पार्टी ने राम पथ पे परिक्रमा के लिए रोक लगाई हो, जिस पार्टी ने अपने शासनकाल में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को लाठियों से सड़कों पर पिटवाया हो, वे आज उन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद जी को क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जिनकी पहचान जालीदार टोपी है, वे आज भगवा ध्वज के नीचे आ रहे हैं। यह जो है सबसे बड़ा जो ढोंग है, यह जनता देख रही है और इसका जवाब वह अपने वोट के आधार पर जल्दी ही देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 10 जुलाई को 75वां जन्मदिन है। इससे पहले लखनऊ के मदरसा अब्दुल हई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन मनाया जाएगा। वहीं ठाकुरगंज स्थित मदरसे में बच्चों ने मिठाई बांटी। मदरसे के बच्चों, शिक्षकों और उलेमा ने दुआए खैर का आयोजन किया। मदरसे में राजनाथ सिंह की सेहत और सलामती के लिए विशेष दुआ की गई। इस दौरान मदरसे में बड़ी संख्या में बच्चे और शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम में कमर अली, वहीं पूर्व सदस्य मदरसा शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार भी शामिल रहे। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध बुद्धेश्वर मंदिर में आस्था को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। मंदिर का एक ही सेवादार पिछले कई दिनों से चुपके बेशकीमती घंटे चोरी कर रहा था। लगातार हो रही चोरियों से परेशान मंदिर प्रशासन ने जब पहरा बिठाया तो आरोपी सेवादार झोले में दर्जनों घंटे भरकर ले जाते हुए पकड़ा गया। लोगों ने पुलिस बुलाकर उसे सौंप दिया है। भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के भानीपुर गांव में क्रिकेट मैच के दौरान नो बॉल को लेकर हुए विवाद में 14 वर्षीय किशोर आदित्य की बैट से हमला किए जाने के बाद मौत हो गई। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। डिप्टी एसपी सुमित त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार शाम अंबेडकर पार्क में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान नो बॉल को लेकर विवाद बढ़ गया और बैट से वार कर दिया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल आदित्य को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता संजय कुमार का आरोप है कि उनका बेटा मैच देख रहा था और उसने नो बॉल होने की बात कही, जिससे नाराज होकर आरोपी ने उस पर बैट से हमला कर दिया। मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। दुर्गागंज जनपद भदोही पे सूचना मिली कि ग्राम भानीपुर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे पुलिस की टीम त्वरित वहां पहुंची तो घटनाक्रम इस प्रकार पता चला कि गांव के पास ही अंबेडकर पार्क में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, जिसमें नो बॉल होने के विवाद पे आदित्य नाम के बच्चे को, वहीं चंद्रकांत नाम का एक बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल है, उसने बैट से सिर पे मार दिया, जिसकी वजह से अस्पताल ले जाने पे बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। बच्चे खेल रहे थे बल्ला, तो मेरा लड़का आया था, देख रहा था यहाँ पे खड़े होकर, तो जैसे नो बॉल चला गया था तो उस सब माने वो कहने लगे नो बॉल। मेरा लड़का भी बोल दिया नो बॉल है। तो उसका लड़के ने, चंद्रकांत ने बल्ला खींच के मारा, यहाँ दिमाग पे मार दिया और चोट लग गया गंभीर, और उसी के कारण वो यहाँ अपने वो लड़का ने जाने भी नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के भावरकोल थाना क्षेत्र के गौंडी खास गांव में लापता 4 वर्षीय मासूम सिद्धार्थ का उसके घर से लगभग 40 मीटर खेत में शत विशत अवस्था में बरामद हुआ। शव से तेज दुर्गंध आने के कारण आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत कुछ समय पहले हो चुकी थी। मामले में उस समय नया मोड़ आया जब पुलिस ने घर से निकलकर जा रहे बच्चे की सगी दादी को करीब 1 किलोमीटर तक दूर घेराबंदी कर हिरासत में लिया। हालांकि पुलिस ने अभी तक उनकी भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और उनसे पूछताछ जारी है। बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस और ग्रामीण पिछले 3 दिनों से सिद्धार्थ की तलाश कर रहे थे। सुबह शौच के लिए गई महिलाओं ने खेत में शव देखा, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सीओ
मोहम्मदाबाद सुधाकर पांडे, भावरकोल थाना अध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा तथा फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं की से जांच की जा रही है। शुरुआती स्तर पर घरेलू रंजिश, अंधविश्वास या सुनियोजित हत्या सहित विभिन्न संभावित कारणों की जांच जारी है। मामले का वास्तविक खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर हो सकेगा। आजमगढ़ के महनासपुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को घटना के 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार 7 जुलाई की रात ग्राम डडवल में आयोजित शादी समारोह में भोजन करने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि अजीत यादव उर्फ भंटा और उसके साथियों ने प्रितोष राजभर और ओटू राजभर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रितोष राजभर की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में मृतक की मां चंद्रकला की तहरीर पर महनापुर में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि गुरुवार तड़के करीब 1:40 पर करसड़ा नहर पुलिया के पास संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन उसकी बाइक फिसल गई। खुद को गिरा देकर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वही गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजीत यादव उर्फ भंटा के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने शादी समारोह में हुए विवाद के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर प्रितोष और ओटू पर लाठी डंडों से हमला करने की बात स्वीकार की। पुलिस से बचने के लिए उसने मुठभेड़ के दौरान फायरिंग करने की भी बात कबूल ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, मारपीट, बलवा सहित कुल 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के क्रम में 7/8 जुलाई की रात्रि में थाना महनाजपुर के ग्राम दंडवल में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में एक युवक की हत्या में वांछित अभियुक्त अजीत यादव उर्फ भंटा, जो कि दंडवल का निवासी था, इसको 24 घंटे के अंदर थाना महनाजपुर और एसओजी की टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। इसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न गंभीर धाराओं में हत्या, बलवा, मारपीट के करीब 7 मुकदमे पंजीकृत हैं इसके ऊपर। वर्तमान में इसका उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जनपद आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्र में देवगांव कोतवाली अंतर्गत बस्सी मोड़ के पास गुरुवार सुबह स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में एक 8 वर्षीय छात्र यूनुस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र को हल्की चोट आई है। बस में उस समय करीब 45 से अधिक छात्र सवार थे। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी बच्चों को बस में सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार स्कूल बस बनारपुर गाँव से बच्चों को लेकर जामिया फैज़े आम शेखुपुर स्कूल जा रही थी। वही बसी मोड़ के पास अचानक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों को बस से बाहर निकाला। इस हादसे में 8 वर्षीय छात्र यूनुस, जो कक्षा 2 का छात्र था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जहां मां नाजिया का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं बस में सवार एक अन्य छात्र को हल्की चोट आई है, जिसे प्राथमिक उपचार दिया गया है। इस घटना को लेकर देवगांव कोतवाली पुलिस और सीओ लालगंज मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल तथा हादसे के कारणों की पड़ताल करने में लगे हैं। वहीं इस मामले में सीओ लालगंज ने बताया कि स्कूली बस जाते समय गड्ढे में उतर गई, जहां विद्युत पोल के सहारे लटक गई। मौके पर ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बस से बाहर निकाला गया। खबर औरैया जिले से, जहां नारायणपुर मोहाल में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान आलोक कुमार के रूप में हुई है। मूल रूप से भरसेन गांव के रहने वाले आलोक के परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई और एक बहन है। आलोक ट्रक चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक की मां मंजू देवी ने बताया कि बुधवार शाम आलोक के मोबाइल फोन पर किसी का फोन आया था। कॉल के बाद वह बेहद परेशान हो गया और बिना कुछ बताए घर से गायब हो गया। परिजनों ने रात में ही थाने पहुंचकर आलोक के लापता
होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर तलाश कर रही थी। वही गुरुवार सुबह जब परिजन नारायणपुर स्थित अपने मकान पर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गए। आलोक का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ था। आशंका है कि उसने रात में ही फांसी लगा ली। शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक का मोबाइल कब्जे में लिया है। वही बताया जा रहा है कि आलोक ने आत्महत्या से पहले मोबाइल में कुछ ऑडियो वीडियो बयान रिकॉर्ड किए हैं। वहीं पुलिस उन्हें रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के कारणों और धमकी देने वाले व्यक्ति का पता लगाया जा सके। मंजू देवी का आरोप है कि फोन पर मिली धमकी के बाद से ही आलोक तनाव में था। पुलिस का कहना है कि मोबाइल कॉल डिटेल और रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। कुछ कहा नहीं, कोई लड़की थी, सुनिए, वो बुलाती थी, नहीं जाता था। फोन से 2-4 बजे घर बुलाया है। इसकी मम्मी ने बात करी, कल भी करी, लड़का छोटे समय। उस लड़का बोला गाली मत दो, हम तुम्हें सुबह जितने खन जहाँ को वहाँ मिल जाएंगे। तो बोले हम रात में जाने पर गाड़ी है नहीं साधन। उसने भैया ने धमकी दी, वही रात में निकल कुछ कही होगी उसकी लड़की माँ बाप ने, माँ है बाप नहीं है, तो धमकी दी। वो आया रात में निकल के, हमने कितने खंड निकाला घर छोड़ के। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोनी नगर पालिका क्षेत्र को लगभग डुबो सा दिया है। सड़कें दरिया बन गई हैं, घरों में पानी घुस गया है और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। दावे बड़े बड़े, लेकिन जमीनी हकीकत चीख चीख कर बता रही है कि व्यवस्था फेल हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोनी आबादी के हिसाब से देश की सबसे बड़ी नगर पालिका मानी जाती है, लेकिन आज भी यहाँ बुनियादी सुविधाएं तक नरादरत है। ये तस्वीरें लोनी नगर पालिका क्षेत्र की है। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने पूरे इलाके को तालाब और सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया। गलियों में कमर तक पानी है। लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं, ड्रेनेज सिस्टम चौक और पंप हाउस पर नतीजा सामने है। लोनी, जिसकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है और जिसे देश की सबसे बड़ी नगर पालिका कहा जाता है, आज बाढ़ से जूझ रही है। सवाल वही, करोड़ों का बजट कहां गया? सफाई और जल निकासी के नाम पर कागजों में सब कुछ हुआ, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी बारिश के आसार बताए हैं। ऐसे में लोनी के कारणों की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ सकती हैं। जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने एक बार फिर संवेदनशील प्रशासन की मिसाल पेश करते हुए दोनों पैरों से दिव्यांग एक जरूरतमंद व्यक्ति को अपने कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई है। ट्राईसाइकिल मिलते ही दिव्यांग के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी और उसने जिलाधिकारी को आभार व्यक्त किया। बताया गया कि दिव्यांग व्यक्ति लंबे समय से आवागमन में कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए और कार्यालय परिसर में उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई। इससे अब उसे दैनिक कार्यों, सरकारी कार्यों और अन्य जरूरी स्थानों तक पहुंचने में काफी सुविधा मिलेगी। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। विशेष रूप से दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और असहाय लोगों की सहायता के लिए प्रशासन पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें समयबद्ध तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल मिलने के बाद लाभार्थी ने कहा कि अब उसके लिए घर से बाहर निकलना और अपने जरूरी कार्य करना पहले ही तुलना में कई अधिक आसान हो जाएगा। उसने जिलाधिकारी और प्रशासन का धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सहायता उसके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। जिलाधिकारी के इस मानवीय पहल की लोगों ने सराहना की। उपस्थित लोगों का कहना था कि जरूरतमंदों की समस्याओं को समझकर उनका तत्काल समाधान करना प्रशासन की संवेदनशील कार्यशैली का परिचायक है। इस पहल से अन्य जरूरतमंद दिव्यांगजनों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।